तो ये मामला हल नहीं हो सकता? अच्छा नहीं, डैम बनाने का मसला तो और है, वो कुछ नहीं कर रहे, पैसे उन्होंने कब रखे हैं। महमद डैम और बादशाह डैम से हमारे दरियाओं में बहुत सी तोयानी काबू में आ जाएगी। दो चीजें काबू में नहीं आती, चनाब का पानी और रावी का पानी। ये मैदानी इलाकों में हमारे यहाँ दाखिल होता है और इंडिया अचानक छोड़ देता है। बारिशें ज्यादा होती हैं तो पंजाब में एक तरह का फ्लडिंग की सिचुएशन आ सकती है। कराची का मसला ये है कि कराची में पहले तो बारिशें कब हुआ करती थी। मुझे याद है कि एक बार ड्रामा लिखा गया 30 जून, एक दिन बारिश इतनी हुई, एक जमाने में मैं कराची में था उस जमाने में, बारिश इतनी हुई कि कराची सारा डूब गया। और बल्कि रेडियो पर से एक बड़ा अच्छा फीचर चला, ये जो हमारा उस वक्त सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग वही थी हबीबगंज प्लाजा, और ये चूंकि बंदर रोड पे जरा काफी आगे जाके है समुद्र से, तो उन्होंने कहा जहाजरान कप्तान से पूछता है कि कहाँ है हम, उन्होंने कहा हम हबीबगंज प्लाजा के पास पहुंच गए। वो या समुद्र और जमीन एक हो गई है, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है वो भी डूब चुकी है, वहां पहुंच गए बारिश पे। बख्तियार अहमद का ड्रामा था, बहुत पॉपुलर भी हुआ था। अच्छा, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि वहां कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां बेशुमार नाले हैं। वो नाले जो है समुद्र में जाते हैं पानी को लेकर, वो सारा सीवरेज का पानी उन नालों के जरिए जाता है, वो हमने चो कर दिए हुए हैं। सारी गंदगी, सारे लिफाफे, सब कुछ उसमें फेंक देते हैं, बच्चे भी उसमें डूब जाते हैं, जगह जगह से वो चलते हैं और बहते हैं। उनके ढांपने का काम तो, और कराची में 2-3 मसले हैं। मसला एक तो ये है जो पानी समुद्र में फेंकते हैं उसको जो हमें ट्रीट करना चाहिए समुद्र में फेंकने की बजाय वो नहीं करते। उसके फुजले को, जो इंडस्ट्रियल फुजला होता है, वो भी हम समुद्र में फेंक देते हैं, समुद्र के पानी खराब कर देते हैं। दूसरी तरफ नालों का अपना ये हाल है कि वो पानी जो है, वो नाले बंद हो चुके होते हैं, उसका पानी शहर में फैल जाता है। तो अब मेयर ने कह दिया है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। हमने पिछले साल इसको ठीक किया था, हमारे पास पैसे नहीं है, नाले फिर चौक हो चुके हैं, सूबाई हुकूमत हमें मदद नहीं देती, वो पैसे नहीं देती, उन्हें कुछ करना चाहिए, वरना हम वफाक से बात करें। बारिश से चंद महीने, पिछले बार तो अली जैदी आ गए कि मैं इसको ठीक करता हूँ, वो रेंजर ने आके उसको साफ किया, वो साफ तो कर दिया, लेकिन वो पानी जाके जब समुद्र में जाता है तो वहां उसको ना ट्रीट किया जाता है, ना कुछ और किया जाता है, ना देखा जाता है। तो ये बारिशों का जो मसला है कराची के लिहाज से कई तरह से बड़ा नाजुक मसला बन जाता है, और इन नालों को हम ठीक नहीं कर पाते, इनको हम चला नहीं पड़ते, इनको हम बेहतर सूरत हाल में ला नहीं पाते, इसलिए ये बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल होती है, इसको हम बिल्कुल जो है काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही सर, इसी हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक वजीर इत्तलात सिंध आगा मसूद हुसैन ने। हाँ, आगा साहब हमारे बड़े दोस्त हैं जी, वो लाइन पे आए, उनसे पूछते हैं, वो उनका बड़ी बाखबर है इस मामले में। ये जर्नलिस्ट है बेसिकली, वजीर तो इत्तलात तो वो रहे हैं, लेकिन बेसिकली जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीर साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह कराना। आप तो कराची वाले हैं भाई। नहीं, कराची हालात अभी आजकल तो कुछ और है, अल्लाह ये क्या मेयर ने भी आज कह दिया है कि नाले जो हैं बारिश के लिए क्या इंतजाम है, बारिश हो जाए कराची का क्या हाल होगा? आज मैं आपसे बड़ा गैर सियासी सवाल पूछ रहा हूँ, वहाँ के हालात क्या है इस वक्त? जी सर, मैं आपकी खिदमत करूँ कि ये जो लोकल बॉडीज सिस्टम है ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया है, और वो जो एक वाकई एक जो जैसे कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वो नजर नहीं आता। तो जो मेयर साहब ने जो बात की है कि साहब उनको फंड नहीं मिल रहा है और नाले साफ नहीं हो रहे हैं, वो उनका बिल्कुल ये जो शिकायत है, उनकी जो तनकीद है हुकूमत सिंध से बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि आम अभी तो मानसून आई नहीं है, मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ता लगेगा। जिस किस्म की हीट वेव कराची में आई हुई है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, उससे जाहिर ये होता है कि अपनी दफा बारिशें ज्यादा होंगी, और इसी किस्म के पेशन गोई जो है महकमा मौसमियात ने भी की है। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात है कि आम दिनों में भी गटर जो है उबल रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अभी आपने एक इतनी अच्छी बात की जो मैं सुन रहा था कि समंदर में जो इमारतें बनी हुई है समंदर के किनारे, उसका एफिडेंट जो गंदा पानी होता है ना, जो अखराज होता है, वो पूरा समंदर में जा रहा है, उसका कोई मतलब केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं। तो और बच्चे जब नहाते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से वहाँ पे नहाना बंद है, वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन जब बच्चे नहाते हैं या कोई और भी नहाता है तो आप देखिए जिल्द की कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कराची को तो लोगों ने छोड़ दिया है, कराची का कोई ओन करने वाला नहीं है। जो ओन करने वाले थे वो भगोड़े साबित हुए, वो यहाँ से चले गए, पैसे लेके चले गए, हर चीज लेके चले गए। तो अब ये कि कराची जो है ना बिल्कुल रहमो करम है सिंध गवर्नमेंट के, और सिंध गवर्नमेंट को मालूम है कि उसको यहाँ से वोट मिलते नहीं है। जब वोट नहीं मिलते तो वो कहते हैं हम क्यों उनके साथ इतनी मेहरबानी करें, दोस्ती करें। तो वो एक किस्म का जो एक लिसानी पहलू सामने आ गया ना, वो मुझे महसूस होता है। और मैं ये बड़े वसूख से आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि ये तर्ज हुकूमत जो है ना ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि कराची जो है ना वो आपका कमर्शियल हब है,
कराची के अंदर आप देखें कितनी एक्सपोर्ट फैक्ट्री लगी हुई है। मीर साहब आप तो जानते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फैक्ट्री कराची के अंदर है। अब यही कराची जो है मानसून की वजह से उसकी सड़कें डूब जाएंगी और फिर इसके बाद पर आपको मालूम है कि 40% जो है कच्ची आबादियां हैं और उस सूरत में फिर क्या क्या लोगों के साथ क्या होगा अगर ये इसी तेज तेज बारिशें हुई और गटर बंद आए और ये है कि जो कचरा उसके अंदर फंसा हुआ है नालों में वो साफ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कराची डूब जाएगा। और कराची में तो फिर वैसे भी आपको मालूम है कि सतह समंदर से 7 फुट नीचे है, जितना पानी होता है वो आके उसमें फिर नीचे जमा हो जाता है नशेब में। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शाह साहब इस सिलसिले में अगर वाकई वो हमदर्द हैं कराची से के बारे में और कहते हैं कराची जो है वो सिंध का टूट हिस्सा है तो फिर उसके लिए वो फंड रिलीज करें और खुद देखेंगे भाई किस तरीके से इसके हालात को बेहतर किया जा सकता है। आपको मालूम है कि यहाँ पर कचरा कुंडी के सिलसिले में बाकायदा चाइनीज की हेल्प ली गई और उनको बेचारों को पैसे भी नहीं मिले, फिर उन्होंने भी काम छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें जो है ना इस बात के गम्माज हैं कि कराची के सिलसिले में जो एक मास्टर प्लान था वो मास्टर प्लान भी मौजूद नहीं है। वो भुट्टो साहब के जमाने में मास्टर प्लान बना जब आप कराची में आप तशरीफ रखते थे तो वो जमाने से मास्टर प्लान के बाद कोई मास्टर प्लान बना ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि विद दिस सिचुएशन हाउ कैन यू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ कराची व्हेन देयर इज नोबडी इज गोइंग टू ओन इट। अब कराची कोई ओन ही नहीं कर रहा। तो अब इस सूरत में तो मैं समझता हूँ कि जब ये मानसून आएंगे और जो हीट वेव चल रही है कराची में दैट विल बी वेरी प्रीकेरियस फॉर द पीपल ऑफ कराची। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी बड़ी प्रिसाइज तरीके से सारी बात को वाज़ेह कर दिया। देखिए कितना बड़ा मसला है। नाले उसके एक नहीं है कई नाले हैं, समुद्र की तरफ जाते हैं। लियारी नदी जिसे कहते हैं, मलीर नाला कहते हैं, ये मलीर रिवर कहलाता है, लक्ष्य में मलीर रिवर के तौर पर मशहूर। ये सारा पानी जाता है ना, हम उसे ट्रीट करते हैं, सनती फुजला भी उसमें चला जाता है हम, और गटर का पानी वो भी चला जाता है, कुछ भी हमने इंतजाम नहीं किया। लेकिन यहाँ तो ये सूरत हाल की बारिश हो गई तो गटर अब उबल रहे हैं तो उस वक्त तो सारा शहर उस पानी के साथ नालों के साथ बह के नहीं जाएगा, शहर में वापस ही आता जाएगा। ये सूरत हाल सही। सर, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत के पास इंतजामात काफी आप देखते हैं या जो सूरत हाल पैदा होगी उसको आप कैसे देखते हैं कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको टैकल कर सके? कैपेबिलिटी तो है लेकिन गालिबन नीयत नहीं होती। नीयत नहीं है, ये कहता हूँ, ये कर नहीं पाते इसको ठीक तरह से जिस तरह मैनेज करना चाहिए वो मैनेज कर नहीं पाते। यही वजह है कि पिछली बार भी कराची में ये मसला पैदा हुआ था और फिर मुकाबला शुरू हो गया, वफाक कर रहा है कि सुबह कर रहा है और शहरी हुकूमत कहती थी मेरे पास वसाइल ही नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। अब इस बार तो सिंध कहेगा हमें तो पैसे कम दिए गए, हम कराची को क्या दें। उनकी ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन है वो इतना लंबे हिस्से पे बना दी थी इसने, नवाज शरीफ ने, लेकिन जब उसको चलाने का वक्त आया तो सिंध गवर्नमेंट अड़ी कर गई कि हमारा हिस्सा जो है वो तो हमने गाड़ियां लाने के लिए करना है और गाड़ियां आई नहीं। अजीब और गरीब सूरत हाल है, मुकम्मल ही नहीं हो पा रही वो चीज। और कराची को हालांकि मास ट्रांजिट के एक नहीं कई मनसूबों की जरूरत है। अभी वो सर्कुलर रेलवे का कर रहे हैं वो भी नहीं चला पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मामला ठीक हो सके। सही। सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। हुकूमत ने गंदुम दरामद करने का बाकायदा अमल शुरू कर दिया। आप कैसे देखते हैं गंदुम बरामद करने वाला जो मुल्क है अब वो दरामद करेगा? असल में इसमें ये तो स्टोरी आ गई थी कि 1500 टन जो है 15,000 टन जो है ये गंदम लाना चाह रहे हैं। 5,000 टन का 5 लाख टन का 5 लाख टन का इन्होंने दे दिया है, परमिट दे दिया। अब मुझे नहीं पता परमिट किसको दिया है, निजी शोबे में दिया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी शान में ये सारा काम हुआ है। और दूसरी बात है कि गंदम जो इंटरनेशनल कीमत है वो हमारी लोकल कीमत से ज्यादा है, 1400 नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, अगर वो गंदम पाकिस्तान में आएगी, प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो प्राइवेट सेक्टर तो मुनाफा कमाएगा, जिसका मतलब है कि आटे की कीमत जो पहले ही बढ़ी हुई है, 1400 नहीं है 2000 के करीब आटा जो है ना वो मिल रहा है, उसकी कीमत क्या हो जाएगी। यानी इस बार हमने गंदम की फसल जो उठाई है, हम फख्र करते हैं कि सारा पंजाब ने उठा दिया है। फेडरेशन ने कितना उठाया है? आज आपने 9 लाख टन जो पंजाब से मांगा कि वो रिलीज कर दे। अभी फसल शुरू हुई है, अब 9 लाख टन पंजाब से रिलीज करा रहे हैं। सिंध ने कितना रखा है? 14,000 टन था, 14 लाख टन था, क्या उसने किया है? नहीं किया ना जी। तो ये सारा आपके पास गंदम इतनी है नहीं कि सारा साल गुजार सके। अब आप गंदम मंगवाना चाहते हैं, महंगे पैसों में आएगी, तो मतलब ये है फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि 5 साल के बाद ये पहला मौका आ रहा है कि आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। और गंदम किसके जरिए मंगवा रहे हैं? निजी शोबे के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम तो नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम मंगवाएंगे, वरना निजी शोबा मंगवाए। अगर निजी शोबा मंगवाएगा तो कौन मंगवाएगा और उसको क्या फायदा होगा, वो कितने में बेचेगा, कितने। ये हमारे यहाँ आटा जो है
6 महीने के बाद उसकी कीमत क्या होगी और अगर आटे की कीमत बढ़ जाएगी 2000 तक पहुंच जाएगी तो अगली फसल के लिए जो एक कीमत रखी जाती है रिजर्व कीमत, इस बार 1400 थी, वो कीमत क्या होगी? अगर वो कीमत हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, जैसे चीनी कीमत हमेशा के लिए लगता है बढ़ गई है, तो फिर क्या होगा? किसान को तो फायदा आप कर देंगे शायद, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर इस मुल्क में गंदम मजीद महंगी हो जाएगी। जो बड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी फख्र करता था कि उसने उसकी कीमत 600 करती है, अब 600 से 1400 हो गई है और इस साल मजीद बढ़ने का इसी पर बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद टेक अ शॉर्ट ब्रेक।